नमस्कार। आज 31 अक्टूबर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है। जश्न पूरा भारत देश मना रहा है। सरदार पटेल एक ऐसा नेता थे जिन्होंने केवल अपनी इच्छा शक्ति और राजनीतिक बुद्धि के बल पर 562 रियासतों को एकजुट कर भारत को टूटने से बचाया था। यही कारण है कि उनके मजबूत नेतृत्व की वजह से लौह पुरुष कहा गया। आज 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। वल्लभ भाई पटेल का असली नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाड में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी के साथ जुड़े, जिसके बाद उनका पूरा जीवन दर्शन ही बदल गया। वे गांधी जी के विचारों से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपना सारा जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आज़ादी की लड़ाई में जनता को एकजुट किया था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकता का संदेश लोगों के बीच फैलाया था। इसके अलावा उन्होंने अहमदाबाद किसान आंदोलन, 1928 में बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था, जिसके बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिली। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया पहुंचे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद एकता परेड, फ्लैग मार्च, महिला अधिकारियों के नेतृत्व में मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारतीय वायुसेना का एयर शो हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर मैं 140 करोड़ भारतीयों को बधाई देता हूं। लौह पुरुष सरदार पटेल की इस ऐतिहासिक जयंती पर मोदी ने कहा कि यह एकता नगर की दिव्य सुबह, यह विहंगम दृश्य और सरदार साहब के चरणों में हमारी उपस्थिति सब कुछ एक महान पहल है। आज देश भर में जो रन फॉर यूनिटी हो रही है उसमें करोड़ों लोगों का जोश देखने लायक है। ये नए भारत की संकल्प शक्ति का उदाहरण है। कल शाम जो शानदार प्रस्तुति हुई और आज जो कार्यक्रम हुए उनमें हमारे अतीत की परंपरा, वर्तमान का परिश्रम और भविष्य की झलक सब दिखी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर हमने स्मृति सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं देश के सभी 140 करोड़ नागरिकों को सरदार साहब की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। सरदार मानते थे कि इतिहास लिखने में समय नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अपने जीवन में यही कहा। आज़ादी के बाद 550 से ज़्यादा रियासतों को जोड़ने का करीब करीब असंभव काम उन्होंने मुमकिन बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी और कहा कि पटेल भारत के एकीकरण के मुख्य प्रेरक थे, जिन्होंने आज़ादी के शुरुआती दौर में देश की तकदीर को आकार दिया। राष्ट्रीय अखंडता, अच्छे शासन और जनता की सेवा के प्रति लगन आने वाले पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर एक एकजुट, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूं। सरदार पटेल एक महान देशभक्त, दूरदर्शी नेता और राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने अपने संकल्प, साहस और नेतृत्व से देश के एकीकरण का ऐतिहासिक काम किया। उनकी कर्मनिष्ठा और राष्ट्र की भावना हम सब के लिए प्रेरणा है, ऐसा कहा राष्ट्रपति मुर्मू ने। आइए राष्ट्रीय एकता दिवस पर हम सब मिलकर सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण करें। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पूजा के बाद एकता परेड और राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस बार परेड की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व महिला अधिकारियों ने किया। पुलिस, सीएपीएफ, एनसीसी और बैंड यूनिट्स के अलावा घुड़सवार दस्ते, ऊंट और डाक यूनिट्स भी इसमें शामिल रहे। इसके साथ महिला हथियार ड्रिल, निहत्थे, यूथ प्रदर्शन, मार्शल आर्ट और मोटरसाइकिल शो ने भी दर्शकों का दिल जीता। राज्यों और सेनाओं की झांकियों में भारत की विविधता की झलक दिखाई। स्कूल बैंड्स और संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को देशभक्ति से भर दिया। इसका मकसद देश में एकता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का संदेश फैलाना था। अंत में भारतीय वायुसेना ने शानदार एयर शो पेश किया, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर हुआ। ये शो देश की शक्ति और एकता का प्रतीक बना। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और पटेल को एकता और अखंडता के संदेश को दोहराया। पूरे आयोजन में देश की एकता, शक्ति और गर्व का माहौल देखने को मिला। उन्होंने कहा कि भारत एकजुट, आत्मनिर्भर और मजबूत राष्ट्र बने,
ये चाहते थे सरदार पटेल और अब समय है इस सपने को पूरा करने का। यहाँ एक बात बेहद काबिल तारीफ है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम से सबसे पहली बार राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, बापू महात्मा गांधी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 30 अक्टूबर की रात भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसे कोई भी क्रिकेट फैन सालों तक नहीं भूल पाएगा। वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। इस जीत की हीरो रही जेमिमा रॉड्रिक्स, जिन्होंने नाबाद 127 रनों की ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ पारी खोली। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 89 रन बनाकर शानदार सहयोग दिया। भारत के सामने 339 रनों का बड़ा लक्ष्य था, जो किसी भी नॉकआउट मैच के हिसाब से बहुत मुश्किल माना जा रहा था। लेकिन जेमिमा और हरमनप्रीत की जोड़ी ने ऐसा खेल दिखाया कि पूरे स्टेडियम में जोश की लहर दौड़ गई। भारत ने ये लक्ष्य 9 गेंदें बाकी रहते ही हासिल कर लिया। जैसे ही जीत मिली, जेमिमा अमनजीत कौर के पास दौड़ी, उन्हें उठाया और खुशी में पिच पर लेट गई। बाकी खिलाड़ी भी मैदान पर दौड़ पड़े। ये नज़ारा किसी ख्वाब से कम नहीं था। भारत 2007 के बाद पहली बार और कुल तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुका था। ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 बार की मजबूत चैंपियन टीम रही है। उसने 15 मैच लगातार जीते थे, लेकिन भारत ने उसका ये विजय अभियान तोड़ दिया। दिलचस्प बात यह रही कि विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की पिछली हार भी भारत के ही खिलाफ 2017 में डर्बी सेमीफाइनल में हुई थी। यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत हमेशा कहानी पलटने वाली टीम साबित हुआ। इस मैच ने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए। सबसे पहले यह महिला क्रिकेट इतिहास में किसी वर्ल्ड कप मैच का सबसे ज़्यादा कुल स्कोर वाला मुकाबला बना। दोनों टीमों ने मिलकर 679 रन बनाए। इसके अलावा भारत ने 339 रनों का पीछा करके महिला वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा सफल चेस पूरा किया। इससे पहले किसी भी महिला या पुरुष वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में 300 से ज़्यादा रन का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया था। जेमिमा रॉड्रिक्स महिला वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में शतक लगाने वाली सिर्फ दूसरी बल्लेबाज बनी। उनसे पहले इंग्लैंड की नेट सीवर ब्रंट ने 2022 फाइनल में 148 नाबाद रन बनाए थे। भारत का ये स्कोर 341 पे 5 महिला वनडे क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा सफल रेंज है। अब तीसरी बार भारत वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है। इससे पहले वह 2005 और 2017 में फाइनल में खेल चुका है। लेकिन इस बार मौका है इतिहास रचने का, क्योंकि भारत अब तक कभी महिला वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है। दिलचस्प बात यह है कि पहली बार फाइनल में न तो ऑस्ट्रेलिया होगी और न ही इंग्लैंड। भारत अब 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा, जो पहली बार फाइनल में पहुंचा है। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दमदारी की नई कहानी थी। जेमिमा और हरमनप्रीत की ये पारी हमेशा याद रखी जाएगी। इसने ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को झुकाया और भारत को उस फाइनल तक पहुंचा दिया, जहां अब इतिहास लिखने का वक्त है। हमारी तमाम दुआएं, हमारी तमाम शुभकामनाएं भारतीय वनडे महिला टीम के साथ है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये टीम ज़रूर इतिहास लिखेगी। आगे बढ़ते हैं। भारत की मेडिकल पढ़ाई में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जो आने वाले समय में हर मेडिकल स्टूडेंट की ज़िंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। अब तक आपने नीट का नाम तो ज़रूर सुना होगा, वही परीक्षा जिससे MBBS और BDS जैसे कोर्सों में एडमिशन मिलता है। लेकिन इसके बाद एक नई परीक्षा आने वाली है जिसका नाम है NEXT, यानी नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये एग्ज़ाम सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि डॉक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया को बदल देने वाला सिस्टम माना जा रहा है। अब तक ये होता था, पहले नीट देकर MBBS में एडमिशन लेना पड़ता था, फिर 5 साल की पढ़ाई और इंटर्नशिप के बाद डॉक्टर बनने का लाइसेंस अलग से मिलता था। अगर किसी को पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्पेशलाइजेशन PG करना होता तो उसे नीट PG नाम की अलग परीक्षा देनी पड़ती थी। लेकिन अब नेक्स्ट आने के बाद ये तीनों चीज़ें, डिग्री पूरी करना, डॉक्टर बनने का लाइसेंस पाना और PG में एडमिशन एक ही परीक्षा से जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इससे पूरे भारत के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की क्वालिटी और स्किल एक समान रहे। यानी किसी छोटे शहर के मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट और किसी बड़े मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, दोनों का मूल्यांकन एक ही परीक्षा से होगा। मकसद ये है कि डॉक्टर बनने की प्रक्रिया पारदर्शी हो और कोई भी केवल कॉलेज के नाम के भरोसे आगे ना बढ़ सके। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जो भारत में मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है, उसी ने यह परीक्षा तैयार की है। NMC के अध्यक्ष डॉक्टर
अभिजात सेठ ने बताया कि फिलहाल नेक्स्ट को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। पहले यह परीक्षा अगस्त 2025 से शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। वजह यह है कि छात्रों, कॉलेजों और टीचर्स से अभी भी राय ली जा रही है कि ये परीक्षा कैसी होनी चाहिए, इसका पैटर्न क्या हो और क्या इसे मौजूदा एमबीबीएस फाइनल एग्ज़ाम और नीट पीजी की जगह लाना सही रहेगा या नहीं। दरअसल जब एनएमसी ने पहले 2010 बैच के लिए 2019 बैच के लिए 2023 में नेक्स्ट कराने की योजना बनाई थी, तब देश भर के मेडिकल छात्रों ने इसका विरोध किया था। छात्रों का कहना था कि ये फैसला बिना तैयारी के लिया गया है और एनएमसी एक्ट 2019 के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करता है। सरकार ने इसे रोक दिया था, अब दोबारा इसे लाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस बार थोड़ा संभल कर। डॉक्टर सेठ का कहना है कि सरकार और आयोग चाहते हैं कि देश में एक ऐसी परीक्षा हो जो मेडिकल छात्रों के लिए एक समान और पारदर्शी हो। इसे उन्होंने भविष्यदर्शी मेडिकल एग्जाम मॉडल बताया, ऐसा सिस्टम जो आने वाले कई सालों तक डॉक्टर बनने की प्रक्रिया को और मजबूत बनाएगा। इसके पीछे सोचिए कि जब हर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो उनकी पढ़ाई और ट्रेनिंग का स्तर अपने आप सुधरेगा। इससे डॉक्टरों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। अब तक ये देखा है कि कुछ कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर अच्छा है तो कुछ में बहुत कमज़ोर है, ये बिल्कुल सही बात। लेकिन नेक्स्ट के आने के बाद हर छात्र को एक जैसी परीक्षा पास करनी होगी। अब बात आती है कि परीक्षा कराएगा कौन। यही वजह है कि अभी तक इसे शुरू नहीं किया जा सकता है। शुरुआत में जिम्मेदारी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को देने की बात हुई, फिर एम्स दिल्ली को भी प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन दोनों ने ये जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। अब ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पास आ गई है, लेकिन फिलहाल एनएमसी के पास इतनी बड़ी परीक्षा करवाने का ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिलहाल इसे रोक दिया गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर रोहन कृष्ण ने कहा कि नेक्स्ट परीक्षा का आइडिया अच्छा है, लेकिन इसे लागू करने से पहले सिस्टम को पूरी तरह तैयार करना जरूरी है। उनके मुताबिक बिना तैयारी के अगर नेक्स्ट को लागू कर दिया गया तो इससे छात्रों पर दबाव बढ़ जाएगा। सीधी बात यह है कि नेक्स्ट अभी तुरंत लागू नहीं होने वाला। सरकार और आयोग दोनों ही धीरे धीरे काम कर रहे हैं ताकि जब इसे लाया जाए तो सब कुछ साफ, पारदर्शी, समझने लायक। मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब एक ही परीक्षा से तय होगा कि कौन डॉक्टर बनेगा, कौन लाइसेंस पाएगा और कौन पीजी में एडमिशन लेगा। आने वाले वक्त में ये परीक्षा लागू होगी तब भारत की मेडिकल शिक्षा में एक नया अध्याय जुड़ेगा। डॉक्टर बनने की प्रक्रिया को ज़्यादा निष्पक्ष, एक समान और आधुनिक बनाया जाएगा। फिलहाल छात्रों को राहत है, नेक्स्ट अभी नहीं, थोड़ा बाद में आएगा। तब तक वे अपनी पढ़ाई और मौजूदा परीक्षाओं पर ज़्यादा ध्यान दे सकते। नीट के बाद अब नेक्स्ट परीक्षा भारत की मेडिकल दुनिया में एक नया दौर शुरू करने वाली है और हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडिकल सिस्टम बनाना इसका उद्देश्य है, ताकि हर भारतीय डॉक्टर न सिर्फ डिग्री से बल्कि वो अपनी योग्यता से भी दुनिया में पहचाना जाए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही दिलचस्प और अच्छा कदम उठाया जाने वाला है। अब आम लोग और संस्थाएं भी जंगली जानवरों को गोद ले सकेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में चल रहा है, यानी कोई भी चाहे तो अपने मनपसंद जंगली जानवर की देखभाल की जिम्मेदारी अपने नाम कर सकता है। राज्य में ये योजना सबसे पहले रायपुर की जंगल सफारी और बिलासपुर के कानन पेंडारी जू से शुरू की जाएगी। इसके लिए वन विभाग ने पूरी स्कीम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है। सरकार की मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। ये स्कीम चलेगी कैसी, तो इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी जंगली जानवर को गोद ले सकती है। मतलब ये नहीं कि जानवर को घर ले जाना होगा, बल्कि उसकी देखभाल की जिम्मेदारी और खर्च आप उठाएंगे। जानवर जिस बाड़े में रहता है वहाँ एक बोर्ड या कार्ड लगाया जाएगा जिस पर उस व्यक्ति या संस्था का नाम लिखा होगा जिसने उसे गोद लिया है। इसके अलावा जो भी लोग या कंपनियां डोनेशन देंगी उन्हें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G के तहत टैक्स में छूट मिलेगी। बड़ी बात है। सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की है। अगर लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो आगे इसे राज्य के सभी चिड़ियाघरों, टाइगर रिजर्व, सेंचुरी और नेशनल पार्क तक बढ़ाया जाएगा। न सिर्फ जानवरों की देखभाल में मदद मिलेगी बल्कि लोगों में वाइल्ड लाइफ के प्रति जुड़ाव भी बढ़ेगा। बात करते हैं पैसों की। इस स्कीम के तहत जो भी लोग या संस्थाएं जानवर गोद लेंगे वे डोनेशन के रूप में पैसा जमा करेंगे। इसके लिए खास बैंक अकाउंट खोला जाएगा। उस अकाउंट में जो भी रकम जमा होगी उसे पूरी तरह से जानवरों की देखभाल में इस्तेमाल किया जाएगा।
जैसे उनके खाने, इलाज, मेडिकल केयर, बाड़े की साफ सफाई और बाकी ज़रूरी खर्चों में। उस अकाउंट की निगरानी वन विभाग के अधिकारी करेंगे और हर साल ऑडिट होगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। जो लोग किसी जानवर को गोद लेंगे उन्हें समय समय पर इस जानवर की सेहत और प्रगति की जानकारी दी जाएगी, जैसा उसका वजन कितना बड़ा, वह क्या खा रहा है, हेल्थ रिपोर्ट कैसी है, वगैरह वगैरह। इससे लोगों को ये भी संतोष रहेगा कि उनका पैसा सही जगह पे खर्च हो रहा है और जानवरों की ज़िंदगी बेहतर बन रही है। राज्य और केंद्र सरकारें पहले से ही बाघों, हाथियों और दूसरे जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। फिर भी देश में जंगली जानवरों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसका कारण यह है कि सिर्फ सरकारी योजनाएं काफ़ी नहीं है, लोगों की हिस्सेदारी भी ज़रूरी है। ये सोचकर अब छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया है कि आम जनता को भी इस मुहिम से जोड़ा जाए ताकि लोग इस जिम्मेदारी को महसूस करें और अपने स्तर पर योगदान दें। सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टीवी पर, बैनर, पोस्टरों पर हर जगह इसकी जानकारी दी जाएगी। लोगों से अपील की जाएगी कि वे जंगली जानवर को गोद ले नेक काम में हिस्सा बने। वन्य जीव संरक्षण में सक्रिय भागीदारी बने। हालांकि पहले भी इस तरह की कोशिश की गई थी। जनवरी 2022 में अचानक मां टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने बाघों के बचाव और देखभाल के लिए एक बैंक अकाउंट खुला था, लेकिन तब ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ था, लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई और इस अकाउंट में मुश्किल से 10,000 रुपये जमा हो सके। इस बार सरकार चाहती है कि ऐसा ना हो, इसलिए योजना के साथ प्रचार पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत पहले से ही कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें लोग डोनेशन या किसी अन्य रूप में मदद कर सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ भी उन्हीं राज्यों की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है, तो जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जनता की भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। वाइल्ड लाइफ के प्रमुख अधिकारी अरुण कुमार पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की तरफ छत्तीसगढ़ में भी वाइल्ड लाइफ में एडॉप्शन स्कीम शुरू की जाएगी। इस पहल का मकसद है कि लोगों को सीधे तौर पर जंगली जानवरों की सुरक्षा और देखभाल से जोड़ना होगा। इससे जंगल और प्रकृति के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। आज एक बेहद शानदार शख्सियत, भारतीय सिनेमा, फिल्म, संगीत की एक बहुत सम्मानीय शख्सियत, सुरों के मालिक एस.डी. बर्मन का नाम, जो बॉलीवुड के महान संगीतकारों में बहुत ऊंचा माना जाता है। असली नाम सचिन देव बर्मन था। वे 1906 में त्रिपुरा के एक राजसी परिवार में पैदा हुए। बचपन से ही उनका मन संगीत में लगा। पिता ने उन्हें शास्त्रीय संगीत सिखाया और उनकी माँ जो लोक गायिका थी, उनकी लोरियों ने भी संगीत में उनकी रुचि बढ़ाई। बर्मन का संगीत लोक और शास्त्रीय दोनों का सुंदर मिश्रण था। 1940 के दशक में वे बम्बई चले गए। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव का दौर था। बर्मन ने अपने साथ बंगाल की संस्कृति और लोकगीतों की मिठास भी लाई। उनके गीतों में बंगाली लोकगीतों की झलक साफ दिखाई देती है। उदाहरण के लिए अमीजे तोमार फिल्म प्यासा 1957 ने दर्शकों को बिल्कुल नया अनुभव दिया। ये सिर्फ उधार लेना नहीं था, बल्कि उन्होंने शास्त्रीय रागों और लोक धुनों को बड़ी कुशलता से पिरोया। बर्मन दास सिर्फ पुराने गीतों को दोहराने वाले नहीं थे, वे हमेशा नए प्रयोग करते थे। उनके गीतों में पश्चिमी संगीत के तत्व धीरे धीरे दिखने लगे। उदाहरण के लिए बेहद खूबसूरत गीत, हमारा बेहद पसंदीदा गीत गाइड 1965 का आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है में जैज का असर और तेरे बिना जिंदगी से आनंद में बोसा नोवा का असर साफ सुनाई देता है। संगीत की सीमाओं को बढ़ाया और नई धुनें बनाई। उनकी संगीत शैली जितनी तकनीकी थी उतनी भावपूर्ण भी थी। बर्मन दा मानते थे कि संगीत एक ऐसी भाषा है जो सभी लोगों के दिलों तक पहुंचती है। उनके गीत लग जा गले, वो कौन थी और खुशनुमा कजरा मोहब्बत वाला किस्मत आज भी लोगों के दिलों को छूते हैं। उनकी धुनें भावनाओं से जुड़ी होती थी, एक अच्छे सहयोगी थे। उन्होंने अपने समय के बेहतरीन गीतकारों और गायकों के साथ काम किया। मजरू सुल्तानपुर के साथ उनकी जोड़ी ने शोला जो भड़के जैसी यादगार धुनी दी। वे गायकों की आवाज़ और अंदाज के अनुसार गीत तैयार करते थे। लता मंगेशकर की दमदार आवाज़ हो या किशोर कुमार का चंचल अंदाज, हर धुन उनके लिए विशेष थी। हालांकि उनका करियर हमेशा सरल नहीं रहा। लता मंगेशकर के साथ झगड़ा और अपने बेटे आर.डी. बर्मन को प्राथमिकता देना अक्सर चर्चा में रहा। एक वक्त ऐसा था जब वे दम मारो दम
हरे रामा हरे कृष्णा की रिकॉर्डिंग छोड़कर चले गए थे। ये गाना बाद में बॉलीवुड के सबसे शानदार गीतों में एक बन गया। अपने जीवन में बर्मन दा को कई पुरस्कार मिले। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म श्री जैसी उपलब्धियां मिली। 1975 में उनका निधन हो गया। उनकी धुनें आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। ख़ास तौर पर आराधना, गाइड, ज्वेल थी, ये ऐसी प्यासा ऐसी शानदार फिल्में हैं जो एस.डी. बर्मन के पूरी दुनिया और संगीत के सफ़र के बहुत अच्छे से हमारे दिलों में छोड़ गई है। आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो अनिरुद्ध भट्टाचार्य और बालाजी विट्ठल की किताब एस.डी. बर्मन द प्रिंस म्यूजिशियन को और खगेश देव बर्मन की किताब एस.डी. बर्मन द वर्ल्ड ऑफ हिज म्यूज़िक पढ़ सकते हैं। ये किताबें उनकी ज़िंदगी और संगीत की गहराई दिखाती है। उनके दिलों में लोकगीत, शास्त्रीय संगीत, पश्चिमी धुनें और भावनाओं का अद्भुत मिश्रण था। आज भी उनके गाने सुनकर लोग आनंद महसूस करते हैं और उनकी यादों की कहानी कहते हैं। और एक ऐसे चर्चा में अब एक ऐसी शानदार शख्सियत, ऐसा लगता है कि अगर पूरे विश्व राजनीति में कोई लौह महिला थी, कोई आयरन लेडी थी, और जिसने इस बात को साबित किया, बहुत सारे विश्व के नेता ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि हमने इतिहास बदल दिया, लेकिन ये इकलौती ऐसी नेतृत्व करती थी भारत की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वर्गीय, जिन्होंने न सिर्फ इतिहास बल्कि भूगोल भी बदल दिया। जी हाँ, पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटकर एक नया, पूर्वी पाकिस्तान को नया बांग्लादेश बना दिया। और वो पहली महिला थी जो उस वक्त के अमेरिका से नहीं डरी जब उन्होंने कहा था 1971 के युद्ध के समय कि हम 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, आप देख लीजिए। इंदिरा जी ने किसी का फ़ोन रिसीव नहीं किया और ये बता दिया कि ये किसी भी महाशक्ति से डरने वाली महिला नहीं है। पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आज उनकी 41वीं पुण्यतिथि है। 31 अक्टूबर 1984 की वो सुबह पूरे देश के लिए हैरान करने वाली थी, जब भारत एक मजबूत कंधा खोया था, जिसका दर्द आज भी भारतवासियों की आंखों से छलक उठता है। आज ही के दिन इंदिरा गांधी के कुछ अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और लोगों के दिलों में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने भुवनेश्वर में एक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने कहा था कि मैं आज यहाँ हूँ, हो सकता है कि कल मैं यहाँ ना रहूँ। अगर मैं जीवित नहीं रही तो भी मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करेगा। इस तरह की बातें सुनकर कांग्रेस के नेता मंच के लोग भी हैरान रह गए। उनका भाषण सामान्य नहीं था, बल्कि उसमें देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी और अपने जीवन के अंतिम समय की झलक साफ दिखाई दे रही थी। भुवनेश्वर में दिए गए भाषण में इंदिरा गांधी ने अपने सूचना सलाहकार H.Y. शारदा का लिखा हुआ भाषण छोड़कर खुद से ही बात की। उनका जीवन लंबा रहा है। उन्होंने इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ देश की सेवा में बिताया। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी आखिरी सांस तक देश की सेवा करती रहेंगी। उनका एक एक खून का कतरा देश को मजबूत बनाएगा। भुवनेश्वर से लौटने के बाद इंदिरा गांधी को रात की नींद नहीं आई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि इंदिरा जी उस रात भी जाग रही थी और उन्होंने कहा कि अगर कोई समस्या हुई तो उन्हें आवाज़ दे देना। ये दर्शाता है कि इंदिरा गांधी अपने जीवन और सुरक्षा के प्रति सतर्क थी, लेकिन सोच हमेशा देश के कल्याण के लिए लगती थी। 31 अक्टूबर को विदेश से आए एक डेलीगेशन से मिलना था, उनके लिए डॉक्यूमेंट्री का इंटरव्यू देना था। थोड़ी दूर चली और सब्जरगर रोड और अकबर रोड के बीच के गेट पर पहुंची, तब उनके सब इंस्पेक्टरों ने अचानक अपनी सरकारी रिवॉल्वर से उन पर गोली चलानी शुरू कर दी और इंदिरा जी का पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो गया। तुरंत दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके प्रिय सहयोगी, समर्थक और आम लोग शोक में डूब गए। इंदिरा गांधी की हत्या एक नेता की हत्या नहीं थी, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश के इतिहास के लिए बहुत बड़ी क्षति। इंदिरा जी ने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। उनके अंतिम दिन की घटनाएं, उनका आखिरी भाषण और उनकी हत्या हमें ये याद दिलाती है कि एक सच्ची नेता की सोच और देशभक्ति
हमेशा लोगों के दिलों में छाई जा रहती है। जीवन गाथा हमें सिखाती है कि सेवा, समर्पण और देश के प्रति जिम्मेदारी हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए। डीए न्यूज़ प्लस अपनी इस दमदार आयरन लेडी नेता इंदिरा गांधी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मैं शकील साजिद भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि हमारी प्रिय नेता, दमदार नेतृत्व इंदिरा जी को अर्पित करता हूं और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।